नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अ डे विद सेलिब्रिटी में। There's a famous quote by Pablo Picasso. Every child is an artist, but the problem is staying an artist once you grow up. आज के हमारे मेहमान एक ऐसी ही हस्ती हैं जिन्होंने बचपन के अपने शौक को हकीकत में बदल दिया। आज हम उनकी जिंदगी के इस सफर के बारे में उनसे बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं उनकी एक झलक। अ डे विद अ सेलिब्रिटी। हर इंसान में कोई ना कोई खास बात या कोई ना कोई खास हुनर जरूर होता है। बांदा में पैदा हुए काजी एम रागिब को बचपन से ही पेंटिंग बनाने का शौक था। पिता सिविल इंजीनियर बनाना चाहते थे और उन्होंने उनकी तरबियत भी सिविल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर की, लेकिन कुदरत ने काजी एम रागिब को किसी और ही मकसद के लिए चुना था। तभी तो उन्होंने बचपन से ही पेंटिंग बनानी शुरू कर दी और फिर ये सफर यहीं नहीं रुका। आपने शुरुआती शिक्षा मेरठ में हासिल की और पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी शुरू कर दी। दिल्ली ने काजी साहब के हुनर को परवान चढ़ने और जिंदगी की हकीकतों से रूबरू होने का मौका दिया। और फिर काजी एम रागिब ने सोलो शो और एग्जीबिशंस शुरू कर दिए। फिर इनके कार्टून नामी और अच्छे न्यूज़पेपर्स में छपने लगे। इन्होंने काबुल स्थित अफगानिस्तान टाइम्स और ढाका के द इंडिपेंडेंट, माया लंदन स्थित टैबलॉइड में डिजाइन परियोजनाओं पर काम किया है। पिछले 3 दशक से काजी एम रागिब ने आर्ट को ही अपना जीवन बना लिया। इसके लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के सलाहकार भी हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर और आर्ट क्रिटिक काजी एम रागिब का ये सफर लगातार कामयाबी की नई गाथा लिख रहा है। हम सब जानते हैं भारतीय कला विश्व भर में मशहूर है। भारत में बहुत सी कलाएं हैं और उसमें सबसे प्रसिद्ध है पेंटिंग। पेंटिंग और कार्टून में आर्टिस्ट अपने फन के द्वारा बहुत कुछ बयां करता है और समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश करता है। आज के हमारे मेहमान की भी यही सोच है। तो आइए स्वागत करते हैं डिज़ाइनर, प्रमोटर, फोटोग्राफर, आर्ट क्रिटिक, आर्ट फैसिलिटेटर, क्रिएटिव डायरेक्टर काजी एम रागिब। हेलो। आपने अपने करियर की शुरुआत 1987 में की। जी। तो ये आर्ट की तरफ रुझान कब और कैसे शुरू हुआ? बचपन से ही आर्ट की तरफ रुझान रहा है मेरा। मैं कह सकता हूँ कि 4th स्टैंडर्ड से मैं स्केचिंग शुरू मैंने कर दी थी और क्लास में काफ़ी स्केचिंग करता रहता था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे माइंड में अंदर था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर थे। तो वो हमारी साइंस की हम स्टडी करते रहे, लेकिन मैं साथ साथ ड्राइंग और स्केचिंग मैंने शुरू कर दी। तो मुझे लग रहा था मुझे आगे चल के इसमें जाना है। तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था ड्राइंग के अंदर, स्केचिंग के अंदर। काफ़ी अपने टीचर्स के जो मुझे पढ़ाते थे उनके लाइव में पोर्ट्रेट बनाता रहता था। जब मैं 9th क्लास में आया तो मैंने देखा हमारा मेरठ शहर में पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, पूरी पब्लिशिंग हाउसेज हैं। तो वहाँ देखा मैंने कि बुक्स में इलस्ट्रेशन होती हैं, इस तरह की चीज़ें आर्टिस्ट लोग करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी कर सकता हूँ? उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम आपको उतना पे नहीं करेंगे जितना हम सीनियर आर्टिस्ट को करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो मैंने बोला उनको दिखाइए आप मुझे क्या किस तरह की होती हैं ड्राइंग, किस तरह की इलस्ट्रेशन होती हैं, कैसे बुक्स में पब्लिश होता है। तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने उनको बना के दिखाया नेक्स्ट डे। तो वहाँ से समझ लिए मेरी जर्नी शुरू हो गई। उस दौर में पेरेंट्स यही चाहते थे कि हमारा बेटा या तो डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो आपको कुछ ऑपोजिशन फेस करना पड़ा अपने करियर चॉइस को लेकर? नहीं, डेफिनेटली वो तो मेरे फादर इंजीनियर थे, उनको डिसाइड था कि इनको इंजीनियर बनाना है जी। तो जब मैं 12th में आया, उसके बाद आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो उन्होंने चारों सब्जेक्ट के ट्यूशन लगा दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन मेरा माइंड तो उस तरफ जा नहीं रहा था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आर्ट में चला जाऊँ। तो बाई चांस मेरे फादर को कोई बड़ा फॉरेन असाइनमेंट मिला, वो इंडिया से फॉरेन चले गए। तो मैंने अपना जो एडमिशन था BSc से फाइन आर्ट्स में ट्रांसफ़र करा लिया। आपने मौका पाया और चौका मार दिया। आपका सफ़र
दिल्ली से शुरू हुआ, जी। क्योंकि आप ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए यहाँ आ गए। जी। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम फाइनल दिया, जी। तो उसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर आता था जॉब एड्स के नाम से उस ज़माने में, तो हमने सोचा अब कुछ, घर वालों ने बोला कि आप क्या करोगे, अब तो तुमने कर लिया, अपनी मनमानी कर ली है, तो MA फाइन आर्ट्स में कर लिया है, अब बताइए अब इसके बाद क्या होगा। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो जब हमने एक उस अखबार को देखा, उसमें लिखा था कि डिज़ाइनर की वैकेंसी है, जूनियर डिज़ाइनर की, दिल्ली में, नेहरू प्लेस। तो हमें मालूम नहीं था नेहरू प्लेस कहाँ है, किधर जाना है, कैसे आना है। तो मैं घर से आया और उसके बाद मैंने नेहरू प्लेस ढूंढा, वहाँ मैंने बात किया उनसे कि डिज़ाइन कर, कहते आपका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है कोई डिज़ाइन का। तो उन्होंने देखा, मैंने बोला ये तो मैं आई कैन डू इजीली, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो डिमांड, उन्होंने पूछा कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो दिल्ली के जो लोग थे, दिल्ली के आर्टिस्ट थे, वो सब 2000 के अबव मांग रहे थे। तो मैंने 1500 उनको बोला। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम मंडे। तो इस तरह से मेरा इसमें एंट्री हुई, और क्योंकि वो मैगजीन थी तो इस तरह से मीडिया में भी एंट्री हुई। तो इस दौरान आपकी फैमिली फिर सपोर्ट करने लग गई थी आपके करियर चॉइस को? नहीं, 4-5 साल तक तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद ये वापस आ जाएंगे, प्रॉपर्ली कुछ इंजीनियरिंग करेंगे। तो इस तरह से वो फिर नेक्स्ट जॉब आई, फिर सेकंड जॉब आई, सैलरी बढ़ती चली गई। उनको लगा कि हाँ ये तो अर्निंग कर रहा है। अब बात फैमिली जी। की हो रही थी सर। जी। हमने एक खास मेहमान को बुलाया है। अच्छा। जी, आपसे मिलने के लिए। अरे वेलकम, Please, बुलाइए। लेट्स वेलकम। जी, आइए आइए, वेलकम वेलकम। ये हमारी छोटी सिस्टर हैं, जी, सब घर में नमस्ते सबसे छोटी हैं, तो बचपन से हमने इन्हें मतलब बच्चे की तरह रही हैं। जी प्लीज। प्लीज बैठ। मैम, अब आप हमें बताएं काजी जी के बचपन के बारे में। हमारे घर का एक दरख्शां सितारा है। दरख्शां सितारा मीनिंग चमकता हुआ सितारा। जी। आप मतलब मैं जब छोटी थी, जब से मैं देखती आ रही हूँ, जैसे अपनी रैक लगानी है वो कलर स्कीम के हिसाब से लगाते थे। हम लोगों की बुक्स थी, उसमें हम क्या करते थे, हमें ये होता था कि हमारी बुक्स पे कुछ अच्छा डिज़ाइन बन जाए, नहीं भाई साहब आप ही कर दें, तो वो भी काम भाई साहब करते थे। जी। कोई कॉपी होती थी, कोई रजिस्टर होता था, उसमें बड़ी खूबसूरत सी साइड में बड़ी खूबसूरत फिगर बनाते थे। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप जब नहाते थे मैं बताऊं, बड़ी ज़ोर से गाने गाते थे बहुत तेज़ आवाज़ में गाना गाते थे। रफ़ी साहब का गाना हो, दिलीप साहब का गाना हो, तो वो आवाज़ तेज़ और उसके साथ डांस भी शुरू। दूसरी चीज़ एक अभी इन्होंने जिक्र किया कि जिस वक्त डैडी तैयार नहीं थे इनको आर्टिस्ट के लिए, बिल्कुल। वो इमोशनल टाइम वो मेरे याद है भाई साहब, शायद आपके याद नहीं हो, मुझे याद है। जब भाई साहब की जो वो थी, पूरा एक ब्रीफकेस होता था, उसमें ये बना के रख दिया करते थे, कुछ भी बनाते थे उसमें। तो डैडी ने गुस्से में आके, डैडी ये चाहते थे कि ये इंजीनियर बने, क्योंकि उस वक्त में स्कोप ही यही था, इंजीनियर, डॉक्टर। जी बिल्कुल। और तो उनको नहीं लगता था कि ड्राइंग में ये इसमें कुछ स्कोप आके बढ़ सकता है। बहरहाल उन्होंने गुस्से में आके और वो सारा सामान जला दिया। और ये अटेम्प्ट कई बार हुआ। वो जला दिया। तो मुझे याद है उस वक्त भाई साहब आंसुओं से रोए थे, तो वो चीज़ बहुत इमोशनली थी, बहुत ज़्यादा थी। हाँ, ये बात हकीकत है कि इनके अंदर सबसे बड़ी एक और ख़ासियत जो है वो ये है कि बहुत अच्छे बेटे हैं। जी। मेरी वालदा जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, हयात नहीं है, डैडी भी नहीं हैं। वो हमेशा जो आवाज़ लगाती थी, कोई बात कहती थी तो वो कहा करती थी, मेरा राग़िब आप देखिए। और मतलब उनके वालिद डैडी के लिए, मम्मी के लिए, हम सब के लिए एक पिलर की तरह खड़े रहे। क्योंकि एक्चुअल में सभी लोग, मेरे फादर बाहर चले गए, भाई भी बाहर पढ़ने चले गए, तो मुझे सब कुछ हैंडल करना था, घर भी हैंडल करना था, और कुछ प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें जो घरेलू चीज़ें होती है वो भी करनी है। और मुझे हमेशा से अर्निंग का शौक था कि अर्निंग होनी चाहिए, जेब में पैसा आना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूँ। पैसा आना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप बहुत अच्छे हस्बैंड भी हैं, जी। बहुत अच्छे फादर भी हैं, और बहुत अच्छे भाई हैं। अरे भाई, मैं भाई को इसलिए कहूँगी भाई साहब कि मैं रात में किसी भी वक्त में मैं भाई को आवाज़ दूँगी, वो मेरे सामने मौजूद होंगे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आज भी रोज़ाना आप फ़ोन करते हैं, खैरियत के लिए रोज़ाना फ़ोन करते हैं, और ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ हर सब के लिए है। सबसे बहुत मतलब अगर आप इनके सामने कोई किसी का किस्सा बयान करें कि वो तकलीफ़ में है, ये तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बात हो रही है फैमिली की, जी। परिवार की। एक स्पेशल मैसेज भी लाए हैं हम आपके लिए, जी बताइए। देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। प्लीज। अरे
मुझे एक बात बहुत ज़बरदस्त याद आती है कि हम लोग जो है जब भी स्कूल जाते थे तो साइकिल पे जाते थे, और मैं क्योंकि बड़ा भाई था मैं चलाता था और ये साहब बैठ के आते थे मेरे साथ। तो ये अरसा एक अरसे तक ऐसा होता रहा, तो जाहिर है ये बात मैं नहीं भूल सकता था कि जब इसने हाई स्कूल में टॉप किया पेंटिंग के अंदर कोटिंग में, तो प्रिंसिपल ने जब भी कह दिया था कि भाई ये रागिब का तो डेस्टिनेशन क्लियर है, ये तो इंशाल्लाह मतलब बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। हमारे वालिद साहब ये चाहते थे कि ये इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर बने, लेकिन रागिब का डेस्टिनेशन तो कुछ और था, और आज वो पूरे देश का नाम और अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन कर रहा है। उसके लिए हम लोग सारे लोग प्राउड हैं। कमाल है, बहुत अच्छा इन्होंने बोला मेरे बारे में। एक्चुअल में ये मेरे बड़े भाई हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ये सिर्फ 1 साल बड़े हैं, लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा है मेरे प्रति बोलना चाहिए कि वो ऐसे फादरली ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने इनका वीडियो मुझे दिखा। थैंक यू वेरी मच। तरन्नुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समय निकाल के आए, काजी जी को एक सरप्राइज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं इतने खूबसूरत मौके पर आपके साथ मौजूद हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हो इल्म तो कतरों से भी उबल सकते हैं दरिया, तुम चाहो तो ज़र्रे को भी सूरज से मिला दो। वाह, तो जो आपने इस चीज़ को पूरा कर दिया। जी। बहरहाल आपका भी शुक्रिया। जी। और भाई साहब के लिए थैंक यू। ठीक है, ओके। आपके इनिशियल प्रोजेक्ट्स में से कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जिसने आप पर गहरी छाप छोड़ दी हो? बेसिकली जो आर्ट में क्या होता है, हर रोज़ नया कुछ होता है, तो उसमें ये नहीं होता कि ये बहुत दिल के करीब है, आपको प्रोफेशनली उसमें उतना ही टाइम देना है, उतना ही काम करना है। लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हुए हैं मतलब लाइफ में। मैंने एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग सद्भावना यात्रा का किया था, जिसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो डिज़ाइन किए पोस्टर्स सद्भावना यात्रा के, तो पूरे इंडिया में लगे। मैं जिधर से क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपका विजिबल है और लोग देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे किसने बनाया था। तो बहुत बड़ा कैंपेन था इंडिया का। और जैसे मैं पोस्टर डिज़ाइन भी मैंने काफ़ी किए हैं, जो लोग वॉल पे लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं। तो आप अगर कराट प्लेस में घूम रहे हैं, लाजपत नगर में घूम रहे हैं, तो आपका बनाया हुआ पोस्टर वहाँ लगा है, लोग उसको देख रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पैसे से ज़्यादा लगता है कि ये आपने किया, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। आपने काबुल बेस्ड अफगानिस्तान टाइम्स के लिए जी। भी काम किया। जी जी जी। उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने कांटेक्ट किया था कि अफगानिस्तान टाइम्स में ऑलरेडी एक इंग्लिश पेपर चलता था आउटलुक काबुल के नाम से, तो उन्होंने बोला कि एक और पेपर लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब बताया मुझे काबुल में करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि इतना बॉम्बिंग हो रहा है। तभी बॉम्बिंग मतलब ये सब ख़त्म हुआ था, थोड़ा कम हो गया था 2006 में। तो मैंने उनको बोला भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है वहाँ पर जाना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको अपना काम करना है, आपने आ जाना है, कोई आप कोई पॉलिटिकल चीज़ों में तो जा नहीं रहे। तो इस तरह से फिर मैं एग्री हुआ। तो उसके बाद में वहाँ गया तो हमने उसका नाम रखा अफगानिस्तान टाइम्स। तो ये मैंने डिसाइड किया था, सिंपल जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया अफगानिस्तान टाइम्स, तो सीधा सीधा नाम रखा जाए। फिर बाद में जब प्रिंटिंग का स्टेज आया तो उन्होंने सोचा कि बस प्रिंटिंग हो जाएगा। तो पता लगा वहाँ पे तो ऐसी प्रेस ही नहीं जो अखबार छाप सके। अच्छा। ऑलरेडी आपने प्लान कर दिया, लेकिन न्यूज़पेपर छापने की मशीन ही नहीं है। वो एक वेब ऑफसेट कहलाती है जिसमें रील चलती है, आपने अगर देखा हो तो उस पर अखबार छपता है। हाँ। तो फिर वो मैटर बड़ा इशू हो गया कि भाई ये कैसे होगा। तो काफ़ी देखने के बाद पता लगा कि अभी लॉन्च नहीं कर सकते। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद बाहर से वो एक मशीन अरेंज की गई, तो उसके बाद वो प्रिंट हुआ। फिर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। आपका सोलो शोज और एग्जीबिशंस, इन सब का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या चेंजेस महसूस किए हैं कि जब आपने शुरुआत की थी जी। अपनी फील्ड में और आज के दौर में कितने समानता है या फिर कितनी असमानता है? नहीं, डेफिनेटली जब शुरुआत में तो आदमी सोचता है कि मैं, क्योंकि मैं एम एफ हुसैन का बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे बहुत मिला भी हूँ, वो हमारे घर पे भी गए हैं, मैं उनके घर गया हूँ, तो मुझे लगता था कि मुझे एम एफ हुसैन बनना है, मेरा टारगेट था एम एफ हुसैन बनना। लेकिन जो हमारी सर्कम चांसेस होते हैं फैमिली के, घर के, तो आप उस तरह से घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप, उनका तो था, उनका अलग एटीट्यूड था, तो आप उतना उस तरह का काम करेंगे, आपको फाइनेंशियली क्राइसिस भी आएगा। मुझे था कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए, तो जब तक आप काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि पेंटिंग नहीं करनी चाहिए। हमने सोलो शो किया, तो लोग दिल्ली में इनवाइट करना बहुत डिफिकल्ट जॉब था। पहले आप एक इनवाइट बनाइए, फिर होम टू होम जाइए, उस ज़माने बसों में जाइए, ट्रक स्कूटर पे जाइए, ऑटो में जाइए, तो वो इतना डिफिकल्ट था। एक शो करने के लिए आपको 2 महीने लग गए। और बायर्स भी पहले लिमिटेड जगह पे जाते थे, 4-5 गैलरी थी दिल्ली में कि भाई वहीं से उन्हें पेंटिंग खरीदनी है। तो मुझे लगा ये बड़ा सिचुएशन ख़राब है यहाँ पे, इस तरह से
आई थिंक वो मार्केट भी एक बहुत नीश मार्केट था, बहुत ही छोटा मार्केट था। बिल्कुल, और लोग इतने आर्ट की तरफ जा भी नहीं थे उस टाइम पे, 30 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। हालांकि बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनका पेंटिंग तो सेल हो रहा था, लेकिन यंगस्टर्स को बड़ी क्राइसिस थी। लेकिन अब बड़ा इजी हो गया, नेट आ गया है, तो आपको इमीडिएट आप इनवाइट बना लेते हैं, इमीडिएट आपको मैसेज भेज देते हैं। पूरा जो सोशल मीडिया से अपनी मतलब विद इन 3 डेज आपको सबको कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो हम लोग शो करते हैं, तो इसीलिए मैं एज ए क्यूरेटर बन गया। मैंने सोचा कि मैं खुद पेंट नहीं करता हूँ, लेकिन लोगों को मैं इन्वॉल्व करता हूँ और उनसे पेंटिंग कराता हूँ, उनसे एग्जिबिट कराता हूँ, उनका डिस्प्ले करता हूँ। अब ये सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ, उनके बारे में लिख रहा हूँ, उनका शो करा रहा हूँ, उनको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। और उनको अब जैसे मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन में भी एडवाइज़र भी हूँ, तो वहाँ जो मास्टर स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ कि ये जो आपने पेंटिंग बनाई है, अगर इसमें ये चेंज हो जाए तो अच्छा है जी। आपके ही फील्ड में आपके एक बहुत ही खास हैं जो आपसे मिलने के लिए स्पेशली यहाँ आए हैं। अच्छा, अरे प्लीज क्या बात है, आइए, उनको बुलाते बिल्कुल हैं। जरूर। अरे राजीव भाई ये क्या बात है, क्या बात है। हम लोग ऑलमोस्ट 30 ईयर से फ्रेंड है, कैरियर की शुरुआत से। जी प्लीज प्लीज। राजीव जी, आप कब से जानते हैं काजी जी? मैं काजी साहब को 1987 से जानता हूँ। ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए, Right. 34 ईयर्स होने वाले हैं। जी मैंने इंजीनियरिंग पास करी, उसके बाद मैंने जर्नलिज्म किया और मेरा पहला जॉब था एज ए सब एडिटर कम रिपोर्टर। जी एक स्पोर्ट्स मैगजीन थी एरिना, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था और वहाँ देखता हूँ कि एक स्मार्ट सा दिलीप कुमार जैसा दिखने वाला आदमी, वाह बिल्कुल दिलीप कुमार की कॉपी, और वो आदमी सामने खड़ा है। मैंने कहा सर मैं राजीव गुप्ता हूँ और मैं यहाँ सब एडिटर कम रिपोर्टर के लिए। अरे भाई आओ यार, पहली मुलाकात में अरे भाई आओ यार, मतलब इस तरीके की बातें। अरे मैं सोच रहा था कि ये आर्ट डायरेक्टर हैं, मुझे मतलब अपना पूरा वो बताना पड़ेगा और ये सब करके। सो डे 1 से काजी भाई ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया और फिर क्या मुझे लगने लगा कि ये एक मतलब काम के माहिर तो हैं ही हैं, ये ना खूबसूरत इंसान है और दिलकश बातें करते हैं जी। इनके साथ ऐसा वक्त गुजरता चले गया, हम एक दूसरे से सीखते चले गए और फिर क्या हुआ, ये इतनी ज़्यादा हमारी दोस्ती बन गई कि ये काम में भी, जैसे क्या इनकी एक और बहुत बड़ी खासियत है कि जो ये बात आपकी तारीफ करेंगे वो पब्लिक में करेंगे, ठीक है। और आपकी अगर कोई नुक्स है आपकी मेरी फोटोग्राफ में, मैं फिर बाद में हिंदुस्तान टाइम्स में एज ए फोटोग्राफर चले गया, मेरी फोटोज छपने लगी, तो ये आपकी बुराई जो है अकेले में करेंगे, आपको अकेले में समझाएंगे, तारीफ सबके सामने करेंगे। तो ये एक बात हो गई, उससे और हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। ये इंडिया टुडे चले गए, मैं हिंदुस्तान टाइम्स आ गया, फिर उसके बाद मैं आज तक न्यूज़ चैनल में चले गया, टीवी करने लगा, और ये फिर और बिजनेस वर्ल्ड में और बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्ट डायरेक्टर हो गए। हम अलग अलग थे मगर हमारी रूह मिलती थी। खूबसूरत बात है, आदमी कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो और कोई भी हो, कितना भी ज्ञाता हो, कितनी आर्ट की समझ हो, अगर वो खुशदिल आदमी नहीं है, सच्चा ईमानदार आदमी नहीं है, आई डोंट थिंक कि अगर एक गुड आर्टिस्ट होने से पहले गुड ह्यूमन होना पड़ता है। बिल्कुल, और अपने रूट से जुड़े रहना। माय डार्लिंग जेन्युइन गुड ह्यूमन बीइंग। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब हमारी मुलाकात हुई तो ये एज ए सब एडिटर ज्वाइन किया रिपोर्टिंग साइड में, राइटिंग रिपोर्टिंग में। लेकिन जब इन्होंने, ये फुटबॉल प्लेयर भी थे, दिल्ली खेलते थे, तो इन्होंने मुझे फोटो दिखाई फुटबॉल्स की, तो मैंने कहा ये तो आप फोटोग्राफी करो यार, इससे ज़्यादा ये क्या कर रहे हो आप। फोटोग्राफर वो भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में बहुत लिमिटेड लोग थे पहले, तो इन्होंने फोटोग्राफ दिखाई तो बड़ा मतलब होता है ना, आप एक्शन फोटोग्राफ, किक मार रहे हैं फुटबॉल पे, फुटबॉल कैसे जा रही है, दूसरा गोल में कैसे खड़ा है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया यार और फोटो दिखाओ। फिर इन्होंने एडिटर को दिखाया फोटो, तो एडिटर ने यार ये तो फोटो बहुत बढ़िया है, तो हमने वहाँ फिर फोटो इनका मैगजीन में प्रिंट किया लेआउट के अंदर। उसके बाद से इनका मूड बना कि यार मैं क्यों ना He changed my life, I tell you. I started pushed as you in the right direction. Yes. I started as a sports reporter, Okay. but became a sports photographer, then news photographer, then news cameraman. Now I am chief visual director of News 18 Network because of him. हम लोग एक दिन स्कूटर पे जा रहे थे ITO पे, तो पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एक पेड़ गिरा, बारिश आई, गिर गया, टूट गया, तो इन्होंने कहा अरे ये तो पिक्चर बहुत बढ़िया है। मैंने बोला यार अभी रात को 12 बज रहे हैं, हम लोग खाना भी खाएंगे, खाना नहीं खाया हमने। कह रहा नहीं ये पिक्चर पहले बनेगी, उस ज़माने में तो पिक्चर आप पहले शूट करोगे, फिर नेगेटिव क्लीन करोगे, आप वॉश करोगे, उसके बाद प्रिंट बने। कह रहे नहीं ये फोटो तो ज़बरदस्त है। मतलब इतना इनका डेडिकेशन था फोटोग्राफी, तो मुझे ये डेडिकेशन इनका ज़बरदस्त लगता था कि आदमी ने, हमने खाना छोड़ दिया और हमने पहले रात में 12 बजे हम घर जा रहे थे, तो इन्होंने उसको प्रिंट किया, हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे वो छपा। He's always motivated me and others, you know। मैं अभी देखता हूँ कि इतने जूनियर आर्टिस्ट हैं, आते हैं, उन्हें कुछ चीज़ों की समझ नहीं होती, काजी भाई हमेशा उनको जो है ना
एक पॉजिटिव वे में, एक हंस Right. के, ये नहीं कि भाई आई नो दिस मच, यू नो, यू गाइस हैव डन दिस रॉन्ग, दिस दैट रॉन्ग, नो, ही डजंट टॉक लाइक दिस, यू नो, वेरी हम्बली ही टॉक्स टू पीपल कि भाई तुम्हें ये इस तरीके से ऐसे कर सकते थे तो यू कैन डू बेटर, यू नो। सो ये एक आदमी की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी ही इज सो हम्बल, ही इज सो डार्लिंग, ही इज सो लविंग। आपने सर एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हुआ था, जी जी। उससे क्या लगता है कितना बेनिफिट होता है हमारी कम्युनिटी से? नहीं, डेफिनेटली बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो बहुत इजी हो गया है कि आप तो मैंने एक बहुत वर्चुअल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और उसमें आर्टिस्ट ने परफॉर्म भी किया। तो जो आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया उसने उसमें वीडियो ऐड ऑन कर दी, जैसे आप लोग करते हैं, तो उन्होंने वीडियो ऐड ऑन कर दी, तो आप वीडियो को देखिए, देन यू कैन रिएक्ट, यू कैन टॉक अबाउट द वीडियो। तो उसमें 5-6 कंट्री के लोग थे, तो उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट का देखा वर्क, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट का वर्क देखा, और वहाँ के क्रिटिक, वहाँ के राइटर, वहाँ के जर्नलिस्ट, मतलब सब लोग एक टुगेदर बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ। तो मैं एज एन एक्सपर्ट उसमें बात कर रहा था, तो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये पेंटिंग कैसी लगी, वो कैसी लगी, ये आर्ट वर्क कैसा है, ये मूवमेंट कैसा है। तो मल्टीपल चीज़ें थी उसमें, एक आर्टिस्ट थे वो डांसर भी थी और उसके बाद परफॉर्मर भी थी और पेंटिंग भी कर रही थी, 3-4 चीज़ें वो कर रही थी। तो ये बड़ा अच्छा, उससे बेनिफिट क्या हुआ वो ये है कि इंडियन आर्टिस्ट क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट क्या कर रहा है, लंदन का आर्टिस्ट क्या कर रहा है, तो आपको इजीली विद इन सेकंड यू कैन सी द विजुअल। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है और ये मेरे ख्याल से इंडिया में सारे कॉलेज को अडॉप्ट करना चाहिए कि वो हमेशा इंटरनेशनल सेमिनार करें और लाइव करें उसे। जब हम लोग सीख रहे थे, जी। जब मैं और ये स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। हम जो है मतलब लोगों का काम देख देख के सीख रहे थे, इंटरनेशनल मैगजीन्स देखते थे, क्योंकि फोटोग्राफी ग्रो कर रही थी, पेंटिंग, आर्ट, हर फॉर्म, Right. मगर वो हम लोग के पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। काजी भाई ने दिल्ली में, मतलब मैं कहता हूँ अनटोल्ड एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, एक गैलरी चला रहे हैं जी। ये, वहाँ पे आई थिंक वीकली, मंथली और रेगुलरली ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो आगे आने वाले हमारे देश के भावी आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जी, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इन्होंने, ताकि उस पे वो एक एक्सपर्ट को सुन सकें, उसको लर्न कर सकें उससे, और इंडिया का नाम जो है आगे रोशन कर जी। सकें। आई थिंक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे लोगों को एरिया देना चाहिए, एक स्पेस देना चाहिए, ताकि ये सिर्फ जो ये ज्ञान बंटवाने का जो ये काम कर रहे हैं वो कुछ 1000-500 लोगों तक सीमित ना रह जाए। आई थिंक इट शुड गो टू masses, you know, नहीं, अच्छा like है people, कि Right. those Right. who live in Delhi, they get benefited out of it, you know, but people living in Andhra and living in Chennai and Kerala, so they should also get benefited। जो ये काम कर रहे हैं इसको बड़ा होना चाहिए। अपनी बातें फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल। लेकिन पहले एक और स्पेशल मैसेज देखें आपके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी प्लीज। Today I am very happy to hear a news which is related with my good friend and a very versatile person, Qazi M. Rakib, who is always making a good combination and good bonding with others countries' artists. He is a very versatile person, an artist, a friend, a curator, an art director, an art critic, a lot of things which is related with this person. And I am very happy to share with you that he is the advisor of our Bangladesh organization, which is leading by me from Bangladesh. So wish you all the best and thanks to give me this opportunity to talk about you. Thank you. थैंक यू वेरी मच। महमूदा ने इतना अच्छा बोला है, तो ये मैं 3-4 कंट्री कनेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली बांग्लादेश हमारे नेबर कंट्री जितनी 4 Right. कंट्री मान लीजिए, जी। तो अच्छा है अपना इंडिया उनका फादरली ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल। हम लोग बड़े हैं उनसे, हमारे तो हमारी कंट्री से उनको सब कुछ मिलेगा और सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और बांग्लादेश में आर्ट इतनी ज़्यादा है कि हर घर में रविन्द्रनाथ टैगोर का कोई पेंटिंग मिलेगा, स्केच मिलेगा, हर आदमी को म्यूजिक गाएगा। तो बंगालियों का शायद मेरे ख्याल से जी, स्टाइल बिल्कुल है जहाँ से थोड़ा। कलकत्ता से शुरू होता है वो पूरा बांग्लादेश तक राइट। एक ही स्टाइल है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का, लेकिन वो आर्ट करता है। डिजिटल मीडिया ने आर्ट और पेंटिंग की सरगर्मियों पर क्या प्रभाव डाला है? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, बेसिकली दोनों पॉइंट ऑफ से डाला है। जी। डिजिटल से फ़ायदा ये हो गया, हर चीज़ आप इमीडिएट कर सकते हैं। सपोज मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, मुझे उसमें ग्रीन रंग पसंद नहीं है, तो उसका देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। पहले कुछ नहीं था, Right. अब ये डिजिटल मीडिया में आप उसका इमीडिएट कलर चेंज कर सकते हैं। तो जी। ये एक बेनिफिट हुआ। आप किसी को अभी लोग लाइव पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो डिजिटल मीडिया से आप लाइव आप डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई भी लंदन में बैठा है, बाहर बैठा है, वो आपका वर्क देख सकता है। तो जी। डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये हो रहा है थोड़ा सा, जो लोग फील कर रहे हैं, जो डायरेक्ट डिजिटल मीडिया में आते हैं
उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको स्केचिंग, ड्राइंग ये सब चीज़ें नहीं सीखते, वो Right. स्ट्रेट अवे डिजिटल में आए थे। तो ये इस तरह से है जैसे ग्रामर, अगर अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, आप ग्रामर नहीं सीखते हैं तो आप अच्छी नहीं बोल सकते। तो ये सिचुएशन है। डिजिटल में बेनिफिट भी हुआ है, लॉस भी हुआ है। बहुत लोग डिजिटल आर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ड्राइंग और एनाटॉमी, फिगर, कंपोजिशन ये चीज़ें पता नहीं है। जी तो ये मतलब उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन डेफिनेटली डिजिटल मीडिया बहुत आगे जाएगा। अभी हमारे यहाँ उसका सेलिंग इतना नहीं है, जी। लेकिन डेफिनेटली आगे जाएगा। अंत में अगर आपसे पूछें, भारत में आर्ट, कल्चर, मीडिया को लेकर कैसा फ्यूचर नजर आ रहा है? नहीं, इंडिया तो हमेशा से आर्ट में बहुत आगे रहा है। हमारे तो समझिए जब से सभ्यता आई है तो इंडिया में आर्ट आई है। तो इंडिया में तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह कल्चर अलग अलग है कि यहाँ की आर्ट अलग है। यहाँ तो ट्रेडिशन, बिल्कुल, जैसे किसी कंट्री में होता है वो एक तरह की पेंटिंग करते हैं, एक स्टाइल है उनका। हमारी कंट्री में तो कलकत्ता में कोई अलग कर रहा है, केरला में अलग कर रहा है, कश्मीरी आर्ट अलग है। तो और यहाँ पे इतने सारे, जब मुगल पीरियड में एक नया कंसेप्ट मिनिएचर पेंटिंग का आया, उससे पहले अलग शैली थी। तो यहाँ तो इतना जयपुर का स्टाइल अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्कूल अब डेवलप हो रहे हैं। तो स्कूल जो डेवलप हो रहे हैं वो भी मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं। तो इंडिया में तो बहुत बड़ा फ्यूचर है और बहुत अच्छा है। और लोग अब कैरियर के बारे में, इसका भी एक नाम आ गया है। अब ऐसे बेशक। अखबार में देखते हैं तो अब आने लगा कि इतने ये आर्टिस्ट जो है यहाँ पर इस रैंकिंग में स्कूल चल रहा है। पहले कभी नहीं सुना होगा, 30-35 साल पहले। इसी बात को मैं आगे ले जाता हूँ हो रहा है कि इंडिया का अभी तक एक वर्ल्ड वाइड, जैसे ग्रैमी अवार्ड होते हैं, फोटोग्राफी में पुलित्जर प्राइज होता है राइट जर्नलिज्म में। जी। सो इंडिया के 2 लोग इस साल, अदनान रॉयटर से और दानिश एपी से, इन दोनों को पुलित्जर प्राइज मिला। तो मतलब इंडिया के लिए कितना ब्राइट फ्यूचर है। पहले बोलते थे कि क्या करते हो, कि जी मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, फोटोग्राफी ये काम थोड़ी होता है। लोगों का ये मानना था कि फोटोग्राफी कोई काम नहीं है। बट ये पुलित्जर प्राइज मिलने के बाद मतलब इंडिया का कद इतना ऊंचा हो गया है और आगे भी आने वाले समय में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट आ गई है। नहीं, डेफिनेटली अब सारे पेरेंट्स मतलब बाकायदे कहते हैं, मतलब अच्छे लॉयर्स हैं, उनका बेटा, मुझे बहुत बड़े लॉयर इंडिया के, तो उन्होंने बोला यार मेरा बेटा तो वीडियो फिल्म बनाना चाहता है, वो इस तरह से छोटी शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता है, जबकि उनके पास लॉ का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, लेकिन वो लॉयर नहीं बनना चाहता। तो अच्छा, पेरेंट्स भी तो क्लियर हो गए ना। अच्छा, दो तुम्हें बनना है वो करो। हमारी तरह नहीं है कि हम तुम्हारे, अगर ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सारा आर्ट वर्क जला देंगे। सिविल इंजीनियरिंग करके फोटोग्राफर बने। सो वो जो अवेयरनेस आई है इंडिया में, ये जो प्राइजेस आने लगे हैं, रिकॉग्निशन इंडियन टैलेंट की होने लगी है, ये बहुत बड़ा तो बूम आर्ट तो एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी छोटे से दुकानदार के पास आपको विजिटिंग कार्ड देगा, तो आर्ट वहीं से शुरू हो जाती है। और हमारे इंडिया में इतना सारा बेस मौजूद है हमारे पास, जो बेसिक चीज़ें हमारे पास मौजूद है, हम तो और भी अच्छा कर सकते हैं, उन लोगों से अच्छा करते हैं, बाहर के लोगों से अच्छा कर सकते हैं। In the end, it would be right to say that art changes society. It influences society by changing opinions and instilling values. और काजी जी भी इसी सोच के साथ पूरी लगन से अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच काजी जी, राजीव जी, थैंक यू मैम, हमारे शो पे आने के लिए और अपना कीमती समय हमें। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया है, बड़ा स्पेशल प्रोग्राम आपने बनाया है, बड़ा नया कंसेप्ट है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अ डे विद सेलिब्रिटी में किसी और खास मेहमान के साथ। फिलहाल इजाज़त दें, नमस्कार।